Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class we are going to discuss about the kingdom Monera. In previous class we have already done with the concept of classification. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पार्ट 1 चेक कर लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो पार्ट 1 की लिंक दे दूंगी। अब देखो किंगडम मोनेरा क्या है, ठीक है। किंगडम मोनेरा जब मैंने प्रीवियस क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बोला था R.H. विट्टेकर ने हमारे जो टोटल 8 के ऑर्गेनिजम्स होता है उसी को 5 किंगडम में डिविजन्स किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट फॉर्म में उसी का जो फीचर्स है बोल दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बोला था किंगडम मोनेरा को छोड़ के जितने भी अदर्स किंगडम्स है, मतलब प्लांटी, एनिमलिया, फंगी, प्रोटिस्टा, ठीक है, वो सब यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का मतलब क्या है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सभी में न्यूक्लियस पाया जाता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है, राइट। ये हम सब लोगों को पता है, जैसे कि डीएनए। वैसे ही जो न्यूक्लियस में जो मटेरियल रहता है उसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर मटेरियल। अब इसी न्यूक्लियर मटेरियल जैसे ऐसे रहता है उसके बाहर ऐसे टाइप ऑफ एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल कैसे रहता है, साइटोप्लाज्म में ही रहता है। जैसे कि ये मान लो एक सेल है, सेल के जो ये वाला पोर्शन होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो अगर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेगा। तो ये दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड जो ऑर्गेनिज्म के बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है उसको हम लोग बोल सकते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम मोनेरा को छोड़ के अदर्स जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो सब यूकैरियोटिक होता है एंड एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा वो ही एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। अब देखो इसका फर्स्ट फीचर क्या है, मोनेरा आर यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर मतलब जिसके अंदर एक ही सेल पाया जाता है, बॉडी में एक ही सेल मिलता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्या है, देयर न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब देखो ये न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है उसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा जैसे कि डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स वो साइटोप्लाज्म में ऐसे क्लस्टर फॉर्म में मिलता है। अगर ये एक सेल होगा तो उसी सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा वो साइटोप्लाज्म में ऐसे क्लस्टर फॉर्म में मिलता है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड समझ में आया। तो मोनेरा में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है वो सब सेल में न्यूक्लियोइड मिलता है, ओके। अब देखो सम हैव सेल वॉल but others do not have any cell wall।
देखो कोई मोनेरा में जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स मिलता है उसमें किसी किसी में सेल वॉल पाया जाता है, किसी किसी में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल मिलता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक सेल वॉल ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगी, ये जो साइटोप्लाज्म के बाहर ऐसे सेल वॉल मिलता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मिलता है, ठीक है। तो किसी किसी में सेल वॉल पाया जाता है, किसी किसी में सेल वॉल नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब देखो इसमें एक सिमिलैरिटी है ना, देखो जिसमें सेल वॉल मिलेगा, जो ऑर्गेनिजम्स के सेल के बाहर सेल वॉल मिलेगा वो थोड़ा सा प्लांट से लाइकली होता है। तो ऑब्वियसली प्लांट से लाइकली होगा तो प्लांट से कुछ सिमिलैरिटी भी मिलेगा। तो वो सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है एंड वो लोग ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खुद का खाना खुद बना सकता है, ठीक है। तो सम आर ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि एग्जाम्पल देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम से ही मिल रहा है, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इसीलिए दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। और कोई कोई ऑर्गेनिजम्स होता है जो हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, राइट। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये सारे जो बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा है ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है, इसीलिए दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। ओके, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया, जितने भी हमारे अराउंड बैक्टीरियाज मिलता है सब किंगडम मोनेरा पे मिलेगा, ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंडर मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो सल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी, ई कोलाई, ठीक है, ये सारे जो बैक्टीरियाज है मैं यहाँ पे डायग्राम दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग चेकआउट करो। और देखो कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इसको अच्छे से याद करके रखना बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब देखो ये किंगडम मोनेरा पे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में थोड़े इलैबोरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड स्मॉलेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्यूलर होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप के बगैर हम लोग बैक्टीरिया को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। दे आर ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ही बैक्टीरिया को देख सकते हैं हम लोग, ओके। और क्या है, दे आर फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह पे बैक्टीरिया मिलता है, एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑल्सो इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन्स। ऐसे बहुत बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी के अंदर भी मिलता है, ठीक है। कोई कोई बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन पे मिलता है, गट पे मिलता है, ठीक है, और प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी मिलता है, ओके। अब देखो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर टू, बैक्टीरियाज एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, ठीक है, सब में ही बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया के शेप के ऊपर डिपेंड करके इसको 4 कॉमन फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बैक्टीरिया होता तो एक ही है पर शेप बहुत सारे होता है, ठीक है। तो उसी शेप के ऊपर बैक्टीरिया को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ओके। फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट है कॉकस। कॉकस या फिर स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब क्या है, ऐसे राउंड राउंड रहेगा, ठीक है, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया पे रहता है उसको हम लोग बोलेंगे कॉकस या फिर स्फेरिकल। अब देखो दे आर ओवॉइड इन शेप, मतलब ओवल शेप के या फिर राउंड शेप के होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो स्ट्रेप्टोकोक्कस, स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पे आता है कि नेम अ बैक्टीरिया
विच आर कॉकस इन शेप, ठीक है। तो तब एग्जाम्पल लिखोगे स्ट्रेप्टोकोक्कस। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया है, ऐसे गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है ये कॉकस में, ठीक है। अब देखो बैसिलस, या फिर इसको बोल सकते हैं रॉड शेपेड, मतलब लंबा होता है या फिर रॉड शेप्ड होता है। दे मे ऑकर सिंगली और इन ग्रुप ऑफ 2 or 3 जॉइंट एंड टू एंड इन लॉन्ग चेन। ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे रॉड शेपेड, ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ होता है, लंबा लंबा। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर में भी मिलता है या फिर ऐसे खुला भी रह सकता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे बैसिलस या फिर रॉड शेप्ड। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ई कोली या फिर ई कोलाई, ठीक है। अच्छा, थर्ड है स्पिरिलम। स्पिरिलम मतलब स्पाइरल शेप्ड होता है, ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ शेप होगा, ऐसे 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 स्पाइरल शेप्ड में पाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस। सिफिलिस एक टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सेक्सुअल कंटेमिनेशन के थ्रू हो सकता है। माउथ पे या फिर जेनिटल्स पे अगर कोई सोर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिफिलिस। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल शेप्ड होता है, ओके। एंड लास्टली देखो विब्रियो या फिर कोमा शेप्ड। कोमा मतलब क्या है, दे आर कोमा शेप्ड। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा एक डिजीज होता है जो वाटर के कंटेमिनेशन की वजह से होता है। एंड ये विब्रियो कॉलेरी, ये बैक्टीरियल ग्रोथ अगर वाटर में हो जाएगा या फिर वो कंटेमिनेटेड वाटर हम लोग पी लेंगे तो ये विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा हो सकता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। ये कोमा शेप्ड होता है, मतलब ऐसे टाइप ऑफ शेप में ये पाया जाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये विब्रियो या फिर कोमा शेप्ड जैसा स्ट्रक्चर है, ओके। तो बैक्टीरिया इज ऑफ 4 टाइप्स, एक तो है कॉकस, सेकेंड बैसिलस, थर्डली स्पिरिलम एंड फोर्थ विब्रियो, ओके। तो ये 4 शेप को अच्छे से याद रखना एंड पॉजिटिवली इसके एग्जाम्पल्स को, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है, ओके। नाउ कम टू दी स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियम सेल, मतलब बैक्टीरिया की सेल कैसे टाइप ऑफ होता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल हैज़ द मोस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस दैट डज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने बहुत बार बोला है कि ये किंगडम मोनेरा पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब जिसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। एंड इसके जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जैसे कि डीएनए, ये साइटोप्लाज्म में ही मिलता है। देखो ये हो गया साइटोप्लाज्म, इसी में ही देखो डीएनए क्लस्टर फॉर्म में ऐसे 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 फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सेकेंड, सम बैक्टीरिया हैव आउटर मोस्ट सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। कोई ऐसे बैक्टीरिया होता है जिसके बाहर सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। एंड वो सेल वॉल पॉलीसैकेराइड से बनता है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड से बनता है। ये कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड जिससे बनता है ये सेल वॉल, ओके। थर्ड, सेल वॉल सराउंडेड बाय जिलेटिनस और प्रोटीनेशियस कैप्सूल। अब देखो सेल वॉल के बाहर एक और लेयर रहता है जो बनता है प्रोटीन से या फिर जिलेटिन से, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैप्सूल। ये जो येलो कलर के पोर्शन आप लोग देख रहे हो ये है सेल वॉल, और इसके बाहर के जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ओके।
अब देखो, दे पॉजेजेस लॉन्ग फिलामेंटस फ्लैजेला फॉर देयर लोकोमोशन। ये जो है ये फ्लैजेला है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में ऐसे टेल लाइक एक फ्लैजेला पाया जाता है जो लोकोमोशन में मदद करता है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में मदद करता है ये फ्लैजेला। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, दे डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, इसीलिए कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक और ये पाया जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस, बट वो भी नहीं मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड्स, ये सारे सेल ऑर्गेनिलीज होता है, ये भी नहीं मिलता है। सेल ऑर्गेनिली में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स पाया जाएगा, थोड़ा बहुत प्लास्मिड पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, in the cytoplasm of bacterium cell they resolve food as glycogen। अब इसी सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ फूड वैक्यूल्स रहता है जिसके अंदर ये फूड को स्टोर करके रखता है एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। ओके, नाउ कम टू दी यूजफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल भी होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है, ठीक है। पहले यूजफुलनेस थोड़ा देख लो। जैसे कि मेडिसिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरिया यूजफुल होता है, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब देखो, ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट कैन डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म्स इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे जर्म्स घुस जाता है जो एंटीबायोटिक्स है। देखो, जैसे कि कोई कोल्ड हो गया या फिर वायरल फीवर हो गया, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं ना, तो बॉडी के जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्रिपेयर होता है। एंड ये किससे बनता है? बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया से ही बनता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन किसको ट्रीट करने के लिए बनता है? प्लांट एंड एनिमल डिजीज को ट्रीट करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बहुत सारे डेड एंड ये वीकेंड बैक्टीरियाज मिलता है जिससे वैक्सीन्स बनता है। अब देखो, वैक्सीन्स में ये डेड और वीक जो बैक्टीरिया क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी में जब इंजेक्ट होगा तो ये ब्लड में जाके, ये तो फॉरेन पार्टिकल्स है, ये जो वीकेंड या फिर डेड बैक्टीरिया है ये क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स है। तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए वैक्सीन्स प्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन लिए थे कोविड के लिए, ठीक है। तो उसी वैसे ही बहुत सारे ऐसे, जैसे कि पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, ये सारे डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स मिलता है। एंड ये सब वैक्सीन्स डेड या फिर वीकेंड बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है। ओके, अब देखो, सेकेंड एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। These are used for curdling of milk, मतलब मिल्क से कर्ड बनाने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। मिल्क में मिलता है लैक्टोज शुगर, ठीक है। ये लैक्टोज शुगर को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में, मतलब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए मिल्क से कर्ड बनता है, ठीक है। क्योंकि कर्ड एक एसिडिक है तो लैक्टिक एसिड से ये कर्ड बनता है एंड इसमें हेल्प करता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो आप लोग लिखोगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब देखो, थर्ड एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर बोल के एक और बैक्टीरिया है जो फ्रूट जूसेस को फर्मेंटेड करके विनीगर प्रोड्यूस करता है। फ्रूट जूस बहुत दिन तक अगर हम लोग रख देंगे कोई जगह पे स्टोर करके, तो उसी में बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। कौन सी बैक्टीरिया? ये एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। उसी बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन मतलब
जो मतलब जो फ्रूट जूस होता है उसको पूरा फर्मेंटेड कर देता है एंड उसी से विनेगर बनता है। जितनी भी सारे हम लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं ना, उसमें विनेगर मिलता है, तो उसी को बनाने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी पॉइंट्स मैंने दिया है ये सब इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन सम यूजफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख के आना। फिफ्थ देखो, ई कोलाई बैक्टीरिया लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड प्रोड्यूस विटामिन बी एंड के। जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने बोला था बैक्टीरिया हर जगह में मिलता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। तो ह्यूमन बॉडी में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें पाया जाता है ये ई कोलाई। ये जो बैक्टीरिया की जो पिक्चर मैंने दिया है ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, एंड ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। देखो ह्यूमन इंटेस्टाइन ये है, इसमें मिलता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन बी एंड के प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में विटामिन बी एंड के को प्रोड्यूस करता है। ओके, अच्छा, और एक यूजफुलनेस देखो बैक्टीरिया के, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब अगर दोनों ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है, ऑर्गेनिजम्स में आप लोगों को पता है ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक दूसरे को बेनिफिटेड करता है या फिर एक दूसरे को हार्म करता है, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप में एनिमल मतलब ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। अभी अगर दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहेगा कि दोनों ही बेनिफिटेड होगा, उसी टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम लोग बोल सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अभी देखो जो ऑर्गेनिजम्स ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिम्बायोन्ट्स। ओके, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही हम लोग ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट जैसे कि पी, जैसे कि बीन्स, ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं इसके रूट नोड्यूल्स में मिलता है। रूट नोड्यूल्स मतलब क्या है? रूट के जो नोड्यूल्स होता है उसी में ये टाइप ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दे दिया है, इसी डायग्राम में अच्छे से देखो, ये जो रूट्स है इसी रूट्स में एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिल रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। These bacteria trap the atmospheric nitrogen and convert into nitrates that can be easily absorbed by the plants. अब मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, देखो हमारे एटमॉस्फेयर पे जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो नाइट्रोजन ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में मिलता है जिसको ब्रेक करना ना तो प्लांट्स का एबिलिटी होता है, नाइदर ह्यूमन्स केपेबल होता है, कोई भी केपेबल नहीं होता है एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये नाइट्रेट्स जब भी हमारे सॉइल पे जाएगा उसी सॉइल से प्लांट एब्जॉर्व कर सकता है। अदरवाइज ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स में मतलब कोई भी डाल नहीं सकता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट को एब्जॉर्व करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा एंड ये प्लांट एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कितना हेल्पफुल है देखो लेगुमिनस प्लांट्स के लिए। लेगुमिनस प्लांट्स जितने भी होता है उसके रूट नोड्यूल्स में ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे राइजोबियम, ये हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में एंड सॉइल में डाल देता है। उसी सॉइल से प्लांट जब भी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है उसी टाइम ये नाइट्रेट्स को भी ले लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि बैक्टीरिया कैसे प्लांट को हेल्प करता है, बट प्लांट कैसे बैक्टीरिया को हेल्प करेगा? प्लांट प्रोवाइड्स शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये जो प्लांट है ये बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब रहने के लिए जगह देता है कि तुम मेरे रूट्स पे रहो, मुझको नाइट्रोजन दो और मैं जितने भी सारे फूड या फिर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करूंगी या फिर खाना बनाऊंगी मैं तुमको दूंगी। ऐसे करके ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म होता है। इसी को सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। एंड जो ऑर्गेनिजम्स ये एसोसिएशन करता है उसको सिम्बायोन्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सिम्बायोन्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को सिम्बायोन्स बोलेंगे एंड ये रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिम्बायोसिस एसोसिएशन क्या है या फिर सिम्बायोन्स क्या है, कैसे प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है। ठीक है, अब देखो ये तो लेगुमिनस प्लांट के लिए मैंने बोला कि लेगुमिनस प्लांट ऐसे नाइट्रोजन को लेता है बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, पर लेगुमिनस प्लांट को छोड़ के और भी जो सारे प्लांट्स है वो कैसे नाइट्रोजन को लेता है? वो भी तो लेगा ना उसी को, मतलब उस प्लांट के लिए भी तो ग्रोथ होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। तो उस सब के लिए बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? सैप्रोफाइटिक होता है। कोई कोई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो सैप्रोफाइटिक होता है। अब देखो ये सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? सैप्रोफाइटिक मतलब ऐसे टाइप ऑफ फीडिंग या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो डेड एंड डिकेड मैटर के ऊपर फीड करता है। जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेड मैटर के ऊपर फीड करेगा उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सर्टेन कुछ बैक्टीरियाज होता है जो सैप्रोफाइटिक होता है एंड फीड करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, जैसे डेड प्लांट्स हो गया, डेड एनिमल्स हो गया। उसी प्लांट या फिर एनिमल के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसी को कन्वर्ट कर देता है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होता है। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया क्या काम करता है? जो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी के ऊपर फीड करके उसी को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके उसी को सॉइल में दे देता है। अब देखो सिंपल न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को नाइट्रेट्स या फिर सल्फेट्स या फिर फॉस्फेट्स ऐसे टाइप ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में दे देता है। इसी सॉइल से प्लांट में चला जाता है ये नाइट्रेट्स। समझ में आया आप लोगों को कि ये जो बैक्टीरियाज होता है, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर
फीड करके उसी को सिंपल फॉर्म में, जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ऐसे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके उसी को सॉइल में दे देता है। अभी सॉइल से प्लांट्स उसी को अपटेक करता है, ठीक है। और देखो इसके सॉइल में भी बहुत सारे बेनिफिट होता है, क्योंकि सॉइल में फर्टिलिटी भी इंक्रीज होता है ना। दिस वे दिस इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे यूजफुलनेस है बैक्टीरिया के, ये छोड़ के भी बहुत सारे हैं जो बुक में आप लोगों को लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कंपोस्ट या फिर मैन्योर, ठीक है, जो काउ डंग से या फिर हॉर्स डंग से मिलता है, ये सब बैक्टीरियल एक्शन से ही पाया जाता है, ठीक है। और बायोगैस या फिर गोबर गैस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो भी मतलब मिलता है बैक्टीरियल ये जो एक्शन से ही, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूजफुलनेस है बैक्टीरिया के। मैंने इम्पोर्टेंट जितने भी थे मैंने बोल दिया, ठीक है। ओके, नाउ कम टू दी हार्मफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो जैसे कि यूजफुलनेस था वैसे ही हार्मफुलनेस भी है, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया कैसा होता है? फर्स्ट जो हार्म करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है वो है स्पॉइलेज ऑफ फूड। मतलब अगर हम लोग देखोगे कि फूड को ऐसे ही रख देंगे तो कुछ देर बाद फूड खराब हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। या फिर रॉ मीट या फिर रॉ फिश ऐसे ही अगर हम लोग फ्रिज में नहीं रख के बाहर पे नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे रख देंगे तो वो पूरा खराब हो जाता है एंड बैड ओडर आता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है बैक्टीरिया हार्मफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया में, वो है स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड को खराब कर देता है। फूड आइटम्स सच एज मिल्क, ठीक है, मिल्क को भी फ्रिज में रखना पड़ेगा। मीट, फिश गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। They releases toxins in the spoiled food which causes botulism. बोटुलिज्म एक टाइप ऑफ डिजीज है जो डिजीज कॉज्ड होता है ये बैक्टीरिया के वजह से, ठीक है। अगर कोई फूड बाहर पे मतलब हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, और वो फूड खराब हो गया है ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ, वो फूड को अगर हम लोग कंज्यूम कर लेंगे तो ये बोटुलिज्म डिजीज फॉर्म होगा, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हर वक्त फूड को हमेशा फ्रिज में प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज के जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। अच्छा, सेकेंड जो है बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। बहुत सारे डिजीजेस इस बैक्टीरिया के वजह से होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो बैक्टीरिया के वजह से होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइफॉइड। टाइफॉइड होता है सल्मोनेला टाइफी की वजह से, ठीक है। न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है, ठीक है। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारे जैसे और भी है। ट्यूबरक्लोसिस जो जिसका मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये सब जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के साइंटिफिक नेम से ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में लिखने देता है। यही तक हमारे किंगडम मोनेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ओके।
अगले क्लास में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।